हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हो? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने काफी सारा कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने बहुत सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया और हमें मैक्सिमम याद भी हो चुका है। ठीक है, ओके। सो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट्स की तरफ एंड आई कैन गारंटी यू दे आर वेरी इजी। ठीक है, जो डिफिकल्ट वाला था वो आपने तो कर लिया, अब आसान वाला देखो। ठीक है, तो सबसे बड़े एक टर्म की बात करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में, which is radius of gyration. Okay, it's a term which is used in this chapter which is called radius of gyration. गायरेशन, गायरो माने घुमाना, तो रोटेशनल मोशन के रेडियस की बात हो रही है। तो बोले सर हम तो पढ़ चुके I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वो तो R था ना रेडियस। अब ये अलग से रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होता है। आप जब बड़े कंपनियों में जाओगे, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करोगे, आप मैकेनिकल करोगे, तब इसकी यूज और ज्यादा होगी। पर अब ये समझो क्या चीज है। ठीक है, सो पहले एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग सब लोग अपने नोटबुक में प्यार से लिख लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू अ पॉइंट where the total mass, याद रखो, where the total mass of the body is supposed to be concentrated so that the MOI मतलब moment of inertia about the axis remains same. सर पढ़ के समझ में नहीं आया, अरे यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए तो हम जैसे टीचरों की जरूरत है। देखो बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, देखो ये मान लो आपका एक डिस्क है ना, ये डिस्क है या रिंग है, जो भी आपकी डिस्क पकड़ लो, ये डिस्क हो गई। ये डिस्क का ये सेंटर हो गया, तो आई सी क्या था बताओ, एम आर स्क्वायर बाई 2 था, ये हमको पता है कि नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये पूरा डिस्क का मास एक पॉइंट पे आ जाए, मतलब इट्स अ पॉइंट मास, और ये जो है ये पूरे डिस्क का मास है, मतलब वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, और ये जो है ये अब ऐसे गोल घूम रहा है अलोंग द एक्सिस विच इज सेम विच इज आई सी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये जो मेरा डिस्क था, इस पूरे डिस्क को मैंने एक पॉइंट मास बना दिया, तो इसके अंदर इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, और ये जो है ये अब इसी एक्सिस में गोल गोल घूम रहा है। वो क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों का इनर्शिया सेम है, समझे? ठीक है, सो ये मेरा डिस्क था, इसके पूरे मास को मैंने यहां कॉन्सेंट्रेट कर लिया और ये भी गोल गोल घूम रहा है। इन दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, और वो एक बात कह रहा है, सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को हमने बोला है k, which is radius of gyration. बात समझ में आई? So what is radius of gyration? Distance from the axis of the rotation to a point, okay, where the total mass of the body is supposed to be concentrated so that the moment of inertia about the axis remains same. ठीक है, so भैया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, एक ऐसा डिस्टेंस एक्सिस से जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सिंपल। अब इसको यूज कैसे करें सर, देखो फॉर्मूला इसका है R इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये हमारा K, ये हमारा फॉर्मूला, एंड K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, सो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर K इज माई रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब कोई बोलेगा डिस्क का अगर सेंटर से एक्सिस जा रहा है परपेंडिकुलरली, तो उसका K बताओ, क्या करोगे, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, हमने पढ़ा है आई दोनों का सेम, तो आई सा कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम कट गया, तो K का वैल्यू कितना आया, R बाई रूट 2। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर डिस्क के सेंटर से एक्सिस जा रहा है, तो उसके R बाई रूट 2 डिस्टेंस पे उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। इजी, आ गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। आप कोई भी बॉडी उठा लो, है ना, हमने डिस्क लिया, बोले सर आप डिस्क क्यों ले रहे हो, कुछ और लेके बताओ तब जाने, कोई नहीं, आप बोलो वो ले लेंगे। हमने ले लिया स्फीयर, तो हमको पता है स्फीयर का IC होता है 2/5 mr स्क्वायर।
तो सीधा हिसाब भैया एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr²। ये हाँ एम कट गया और तो हमारा के क्या बचा, के बचा √2/√5 इंटू आर। समझे? सो ये ऐसे निकालना है, ठीक है। आपको कोई भी बॉडी दे दे, अगर आपको उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, आप इक्वल टू एम के स्क्वायर करेंगे, के का वैल्यू निकाल देंगे, एकदम इजी, ठीक है। तो दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर ये कंसेप्ट आपको समझा है तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये कंसेप्ट आपको काफी जगह यूज होगा। बात समझ में आ गई? कोई बॉडी का व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे उस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है भैया। समझे कि नहीं? देखो बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग बुक में इसका डेफिनेशन दिया है भैया, हम जो बता दिए हैं दिमाग में सटा लियो, ठीक है। एकदम जबरदस्त याद करके रख लेना, I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। वाओ, ठीक है। और कहीं पर भी के पूछे तो ऐसे निकाल लियो भैया। बस एक बात याद रखिए, एम के स्क्वायर में एम क्या लोगे? टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, वो डिस्टेंस जहां पे बॉडी का टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। सो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर में m क्या है? टोटल मास, और k क्या है? डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, टू द टोटल मास। बात क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आज बढ़िया वाला, जो है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। अब हमको पढ़ना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज है, सुनिए। रोटेशनल काइनेटिक, देखो दुनिया में दो टाइप का आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, एक है आपका ट्रांसलेशनल जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है, और एक नया ऐड हुआ रोटेशनल। अब दोनों में क्या फर्क है? देखो दोनों में क्या फर्क है, व्हाट द फर्क है? देखो क्या है, पहले ट्रांसलेशन मतलब जो बॉडी सीधी सीधी जा रही है। अगर मैं हूं और मैं जा रहा है सीधे, तो मेरे को एनर्जी कितनी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हमने पढ़ी हुई है ना, ये हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो पढ़ा है हमने, है कि नहीं है? दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशनल। अगर ये बॉडी है, ये बॉडी सीधी सीधी जा रही है, बहुत बढ़िया सीधी सीधी जा रही है, तो ये सीधी सीधी जा रही है ना, तो इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। पर अब मैंने इसको घुमा दिया, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, अभी घूम रहा है, तो इसके पास कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये कितनी है, ये निकालनी, ठीक है। अब हमने एक बॉडी बना ली ऐसी, ये हो गया एक्सिस, यहां से घूम रहे विद द हेल्प ऑफ ओमेगा, ये उसके पार्टिकल, क्योंकि ये पार्टिकल की बात है, ये m1, ये m2, ये m3, ये m4, और ये सारे मान लो ऐसे यहां पे इस तरह से है। ओमेगा कांस्टेंट है ना, ये उनका R1, ये R1, ये R2, R3, R4, ठीक है। और ये मूव कर रहे हैं ऐसे, इनकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से एक पार्टिकल का, सपोज करो R1 का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m1v1 स्क्वायर, ठीक है। तो इन सारों का निकालना है, तो हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m2v2 स्क्वायर, डॉट 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 हाफ mn स्क्वायर। ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली। पर मुझे तो पता करना है रोटेशनल, और रोटेशनल में चीज घूमती है विद द वेलोसिटी कॉल्ड ओमेगा। अब बताओ, ओमेगा और वेलोसिटी, ये है लीनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का रिश्ता। भैया सर्कुलर मोशन में पढ़ा है आपको कि कभी भी अगर हमें लीनियर से जाना है एंगुलर, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? आर से। बहुत बढ़िया। तो कभी भी याद रखो, अबे लीनियर से कहां जाना है, एंगुलर में किससे मल्टीप्लाई करना है? आर, क्योंकि आर है कांस्टेंट। तो इन सर्कुलर मोशन तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम सब ने पढ़ी हुई है ये। अब वेक्टर लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम सब ने पढ़ा है। तो अब क्या करें सर, इसको यहां डालो ना, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डॉट 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 हाफ
mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इन सब में देखो बाहर क्या निकला, हाफ ओमेगा स्क्वायर, अंदर बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ये क्या है, कहीं याद आ रहा है? पहला लेक्चर याद आया कि नहीं? हाँ, यस, दिस इज व्हाट, this is nothing but I can write it as summation of, remember, mi ri square where I is equal to 1 और ये n, ठीक है? So ये क्या है? This is inertia, so half I omega square. You get it? So what is rotational kinetic energy? Half I omega square. ठीक है, समझे क्या हो गया, कैसे निकालते हैं? ये मेरा ट्रांसलेशन हाफ m1 v1 स्क्वायर v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है? अच्छा, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया हर एक में, तो ऐसा पुट करके ये आ गया, दोनों को ये अलग से निकल गया, तो ये हमारा आंसर आ गया विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है तुम्हारा डेरिवेशन। तो व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पर गौर से एक बात सुनना मेरी, देखो v तो ओमेगा है, सो जो मास होता है वो क्या बन गया है, आई। अब ये बात आज के बाद इस पूरे चैप्टर में दिमाग में रख लेना है, ठीक है? जहां जहां ट्रांसलेशनल में मास है इट इज इक्वल टू रोटेशनल में आई। पर तुम बोलोगे सर आई में तो आर भी आता है, मास तो ठीक है पर आर भी आता है, बिकॉज आई इज एम आर स्क्वायर ना। तो भैया एक बात सोचो, अगर तुम किसी बॉडी को घुमाते हो उसका मास की वजह से आप पे इफेक्ट तो आता ही है, पर उसका डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन की वजह से भी आपके वर्क में इफेक्ट आता है ना। आपका दरवाजा अगर बहुत छोटा है, एकदम पतला सा है, उसका हिंज से उसका रेडियस जो है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, आपका दरवाजा फटाक से घूम जाएगा। अब बड़ा दरवाजा ले लो, लंबा रेडियस ले लो, समझे, डिस्टेंस एक्सिस का लंबा दरवाजा, अब क्या उसी उतने ही वर्क से उसे घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते, समझे। इसके लिए जरूर याद रखिएगा कि ट्रांसलेशनल में जो मास होता है वो रोटेशनल में इक्वल होता है एम आर स्क्वायर माने आई से, ठीक है? अब याद कर लो भैया, जहां जहां तुमने मास पढ़ा है इक्वेशन में, ट्रांसलेशन में, ठीक है, वहां वहां क्या लगाना है, आई। क्या लगाओगे? आई। क्या लगाओगे? आई। आज के बाद ट्रांसलेशनल का मास, रोटेशनल का आई, बस हो गया, समझे? तो हाफ एम वी स्क्वायर मास बन गया आई, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसका डेरिवेशन देख लो ऐसा, ठीक है? ट्रांसलेशनल को ऐड कर लिया तो मेरे को ये मिल गया, यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि गोल घूम रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसको डाल दिया, ये अलग से निकला, ये मेरा i, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो मेरा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मेरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझे कि नहीं? बढ़िया है कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया है, एकदम दिमाग में घुस जाता है, ठीक है? और ये डेरिवेशन एग्जाम में भी आता है, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए और बढ़िया से दिमाग में रख लीजिए। और नो डाउट है तो हम तो है ना, हमेशा आपके पास, आपके लिए व्हाट्सएप कीजिए ना, ठीक है? नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, दे तो पता है आपको, हेंस प्रूफ्ड द डाउट सॉल्विंग ऐप। ओके, चलो बाय बाय।